नमस्कार, स्वागत है आपका कथाकल्प में। राग दरबारी भाग 23। लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। किसी गांव में किसी ने किसी का खून कर दिया। किसी दूसरे से दुश्मनी निभाने के लिए उसका नाम थाने पर बहैसियत कातिल दर्ज करा दिया गया। फिर किसी ने अपनी दुश्मनी निभाने के लिए उसके खिलाफ गवाही देना स्वीकार कर लिया। फिर किसी ने उसकी किसी से सिफारिश की, किसी ने उसकी ओर से किसी को रिश्वत दी, किसी ने किसी गवाह को धमकाया, किसी को बेवकूफ बनाया और किसी से प्यार जताया। इस तरह मामले के इजलास तक पहुंचते पहुंचते उसकी शक्ल बदल गई और वह खून का मुकदमा न रहकर खून का बदला नाम का ड्रामा बन गया। दोनों ओर से वकीलों ने बहुत अच्छा पार्ट अदा किया और जज को इत्मीनान हो गया कि ड्रामे की हैसियत से अच्छी चीज पेश की गई है, पर जिसे सबूत कहकर पेश किया गया है वास्तव में फरेब है। अंत में फरेब वाली थ्योरी ने इतना ज्यादा प्रभावित किया कि उसने यह तो माना ही कि मुल्जिम निर्दोष है, साथ में यह भी मान लिया कि कत्ल ही नहीं हुआ था। परिणाम यह हुआ कि मुल्जिम हरिराम को कत्ल के जुर्म में बाइज्जत बरी कर दिया गया। मुल्जिम हरिराम जज के कह देने भर से बाइज्जत तो नहीं बन गए, रहे गुंडे के गुंडे ही। पर जेल से वापस आते ही उन्होंने पूरे इलाके में बाइज्जत समझे जाने वाले को, यानी स्त्रियों, अछूतों और मुसलमानों को छोड़कर मनुष्य मात्र को एक दावत बोल दी। नतीजा यह हुआ कि उस दिन शिवपालगंज के सभी मुख्य आदमी पड़ोस के गांव में हरिराम के यहाँ दावत खाने चले गए और रंगनाथ वैद्य जी के यहाँ अकेला रह गया। दिन भर उसका समय एक उमंगहीन जी उबाऊ लेक्चर की तरह बीता। शाम को टहलने के लिए वह बाहर निकला, देखा प्रिंसिपल साहब एक तंबोली की दुकान पर खड़े हैं। वे पान खा रहे थे और तंबोली को उसकी कीमत देने की कोशिश कर रहे थे। तंबोली उन्हें पान खिला चुका था और कीमत के बारे में उन्हें बता रहा था कि दुकान आप ही की है। तभी रंगनाथ मौके पर पहुंच गया और प्रिंसिपल साहब गंभीरता से दुकान के साजो सामान को आंकने लगे। एक चौखटे से रंग बिरंगी पत्रकारिता की मार्फत लटके हुए महात्मा गांधी बड़ी विकराल हंसी हंस रहे थे। उत्तराधिकारी नेहरू हाथ जोड़े खड़े थे। निष्कर्ष यह था कि एक रंगीन तेल बच्चों के सूखा रोग का शर्तिया इलाज है। रंगनाथ ने प्रिंसिपल से कहा, देखा आपने? जवाब में अवधि की कहावत, जईस पशु तईस बंधना। तस्वीर देहाती इलाके के माफिक है। देहाती शहराती से क्या बहस? रंगनाथ ने कहा, गांधी जी की तो सभी इज्जत करते हैं। थोड़ी देर तक तस्वीर का अध्ययन करके उसने उसकी भावपूर्ण समीक्षा की। तबीयत होती है कि तस्वीर बनाने वाले को 100 जूते लगाएं। प्रिंसिपल साहब हंसे। हंसी बता रही थी कि रंगनाथ बेवकूफ है। बोले, जितना गुड़ घोलो उतना ही मीठा होगा। तेली तंबोली की औकात ही क्या? टके की दुकान पर कोई साला पिकासो थोड़े ही लटकाएगा। रंगनाथ ने उनकी बात काटते हुए जोर से कहा, रुकिए रुकिए मास्टर साहब, पिकासो का नाम न लीजिएगा। आपके मुंह से ऐसा नाम सुनते ही गश जैसा आने लगता है। दोनों सड़क पर आ गए थे और गायों और भैंसों की भीड़ में वायु सेवन करने लगे थे। हालांकि वायु तो कहीं थी ही नहीं। फेफड़े में घुसने के लिए धूल थी, नाक में घुसने के लिए गोबर की गंध थी और पीठ में घुसने के लिए किसी गौ माता के सींग थे। रंगनाथ की बात का प्रिंसिपल साहब पर इतना बुरा असर पड़ा कि वे गंभीर हो गए और बिल्कुल शिष्ट आदमियों की सी बातें करने लगे। बोले, तो रंगनाथ जी, क्या आप मुझे बिल्कुल ही अशिक्षित समझते हैं? मैंने भी इतिहास में एमए पास किया है और 59% नंबर पाए हैं। यह तो वक्त की बात है कि मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूं। गंभीर वार्तालाप ने रंगनाथ की हवा निकाल दी। उसे लगा कि पिकासो वाला मजाक करके उसने प्रिंसिपल साहब को दुखी किया है। उसने प्रिंसिपल से माफी मांग ली। बोला, यह तो मैं पहले ही जानता था। कोई घटिया डिवीजन पाई होती तो आप यहां थोड़े ही होते। सो तो है ही, प्रिंसिपल बोले। तब तो मैं भी किसी यूनिवर्सिटी का लेक्चरर होता। मेरे कई थर्ड क्लास दोस्त यूनिवर्सिटी ही में लगे हैं। प्रिंसिपल थोड़ी देर अनमने से चलते रहे। वे भावुक होने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद बोले, बाबू रंगनाथ, मैं जानता हूं तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। तुम सोचते होगे कि यह एक कॉलेज का प्रिंसिपल होकर भी कैसा बांगड़ू है, सबके सामने है करता रहता है। बात ठीक है, मैं खन्ना वन्ना की बात जाने दो, वे साले लौंडे हैं।
पर और सबकी बातें बहुत झुक कर सुनता हूँ। खास तौर से अपने से बड़ों की बातें सुनकर मैं उनकी हमेशा तारीफ करता हूँ। अब तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, पर इसकी भी एक वजह है। वजह यह है, कहकर वे एक भैंस को रास्ता देने के लिए एक किनारे खड़े हो गए और हंसने लगे। वजह यह है कि जैसे बुद्धिमत्ता एक वैल्यू है, वैसे ही बेवकूफी भी अपने आप में एक वैल्यू है। बेवकूफी की बात चाहे तुम काट दो, चाहे मान लो, उससे उसका न कुछ बनता है न बिगड़ता है। वह बेवकूफ है और बेवकूफ रहता है। इसीलिए मेरी आदत पड़ गई है कि बेवकूफ को कभी ना छेड़ो। कभी कभी ऐसा करते देखकर लोग मुझे ही बेवकूफ मान बैठते हैं। वे खुद बेवकूफ हैं, क्या समझे रंगनाथ बाबू। प्रिंसिपल साहब के मुख से एक साथ इतनी बात सुनकर वह चकरा गया। तभी एक बछड़े ने उसकी पीठ पर सींग अड़ाई, पर उसे किसी चुभन का अनुभव नहीं हुआ। प्रिंसिपल ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक किनारे खींचा। उनके उस बुद्धिमान रूप का दर्शन अपने आप में एक अनुभव था। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी खींसें निकल आईं और वह कब ही करने लगा। दूसरे ही क्षण वह प्रिंसिपल साहब से माफी मांगता हुआ लगभग कह रहा था, जी जी, मैं जानता हूं कि आप पिकासो के बारे में सब कुछ जानते हैं। जी कोई बात नहीं जी, बस हुआ यही था कि उसका जिक्र आपने शिवपालगंज में कर दिया। खुद सोचिए, यहाँ कोई पिकासो का नाम सुनने की सोच सकता है। तभी मुझे गश आने लगा। जी, कसूर ना आपका है ना मेरा, न शिवपालगंज का न तंबोली का। जी, कसूर तो पिकासो का है। प्रिंसिपल साहब रंगनाथ के व्यक्तित्व का विघटन और चूर्णीकरण देखते रहे। फिर आवाज को कुछ और गंभीर बनाकर बोले, कभी मैं भी काबिलियत की बातें करने का आदी था। तब मैं एमए में पढ़ता था। तुमने शहर में लौंडियों को सड़क पर चलते हुए देखा होगा। उनमें से कुछ हर बालिग नाबालिग की तरफ बेमतलब अपने को उछालती चलती हैं। बिल्कुल वही हालत मेरी थी। मैं यह न देखता था कि कौन प्रोफेसर कायदे का है और कौन इडियट है। हर एक के आगे मैं अपनी काबिलियत उछाल देता था। एक प्रोफेसर उसी में उखड़ गया और मैं गच्चा खा गया। जानियो बाबू रंगनाथ। वे अब गांव के बाजार से बाहर आ गए थे। शाम हो रही थी। भड़भूजे के भाड़ का धुआं ऊपर न उठकर सामने ही हिलक गया था। सूरज डूब चुका था, पर रोशनी इतनी थी कि भड़भूजे की लड़की को दुकान पर बैठा देखकर रंगनाथ ने चुपचाप भांप लिया कि वह देखने लायक है। आबादी लगभग 50 गज पीछे छूट गई थी और वह वीरान इलाका शुरू हो गया था, जहां आदमी कविता, रहजनी और पाखाना तक कर सकता था। परिणाम स्वरूप कई एक बच्चे कविता और रहजनी के मामले में असमर्थ सड़क के दोनों किनारों पर बैठे हुए पाखाना कर रहे थे और एक दूसरे पर ढेले फेंक रहे थे। उनसे कुछ दूर आगे बहुत सी प्रौढ़ और तजुर्बेकार महिलाएं भी उसी मतलब से सड़क के दोनों ओर कतार बांधकर बैठी थीं। वहां पर उनकी बेशर्म मौजूदगी नव भारत के निर्माताओं पर लानत भेज रही थी, पर इसका पता उन निर्माताओं को निश्चय ही नहीं था, क्योंकि वे शायद उस वक्त अपने घर के सबसे छोटे पर लकदक कमरे में कमोड पर बैठे अखबार, कब्जियत और विदेश गमन की समस्याओं पर विचार कर रहे थे। इन दोनों को देखकर वे महिलाएं पाखाने की कार्रवाई को एकदम से स्थगित कर सीधी खड़ी हो गईं और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर जैसा देने लगीं। यह रोजमर्रा वाला दृश्य था। रंगनाथ और प्रिंसिपल साहब इत्मीनान से चलते रहे। वे महिलाएं भी इत्मीनान से खड़ी रहीं। एक मिमियाती हुई बकरी उससे और प्रिंसिपल साहब से टकराकर सड़क के किनारे पहुंच गई और महिलाओं के पास रखे हुए लोटे को लुढ़काती हुई पास के एक बाग में घुस गई। कुछ बच्चे ढेला फेंकने तथा दूसरे नैसर्गिक काम के साथ ही साथ चिल्लाने भी लगे। कुछ उसी हालत में उठकर उस बकरी के पीछे पीछे दौड़ चले। इस माहौल में रंगनाथ और प्रिंसिपल साहब कुछ देर के लिए चुप हो गए। लगभग 10 गज आगे बढ़ जाने पर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। औरतें सड़क के किनारे फिर पहले की तरह बैठ गई थीं। प्रिंसिपल साहब ने अपनी बात दोबारा शुरू की। एक मेरे प्रोफेसर थे बनर्जी साहब, मुझे इतिहास पढ़ाते थे। उनकी आदत थी कि सीधी बात को भी घुमा फिरा कर कहते थे। उन्हें लोग विद्वान समझते थे। मैं नया नया उनके क्लास में गया था, जिससे वे मुझ पर शुबहा करते थे और इस चक्कर में रहते थे कि मैं भी उन्हें विद्वान मान लूं। एक दिन वे हमें अशोक के शिलालेख पढ़ा रहे थे। तब नई नई आजादी मिली थी और गौतम बुद्ध, अशोक वगैरह पर बड़ा जोर था, क्योंकि चीन का हमला नहीं हुआ था और हम अहिंसा के ऊपर बहुत टिल्ल टिल्ल करते थे।
सड़कों और मोहल्लों के नाम तक अशोक और गौतम बुद्ध पर रखे जा रहे थे। प्रोफेसर बनर्जी भी जोश में थे। वे कई दिन से अशोक ही के बारे में पढ़ा रहे थे और बात बात में बहककर आज की राजनीति में अशोक की क्या खूबसूरती है, इस पर दो चार जुमले बोल जाते थे। उस दिन इधर उधर की बातें बनाकर वे एक शब्द पर अटक गए। वह शब्द था विमान। वहां वही जैसे पुष्पक विमान। अशोक के शिलालेख में एक जगह यह शब्द भी आया था। प्रोफेसर बनर्जी ने कहा, तुम लोग विमान का मतलब समझते होगे कि देवताओं की सवारी। मैं पहले ही जानता था कि तुम यही कहोगे। मैं पूछूंगा कि विमान का क्या अर्थ है और तुम सब लोग कहोगे कि देवताओं की सवारी। रंगनाथ बाबू, इतना कहकर बुढ़ा चुप हो गया और इस तरह मुस्कुराने लगा जैसे हम सब उल्लू के पट्टे हों। मैंने कहा, प्रोफेसर साहब, विमान का एक और भी अर्थ होता है। इस पर उसने मुझे हाथ उठाकर चुप कर दिया। इसके बाद वह खुद ही बोलता रहा और किसी को भी उसने बोलने का मौका न दिया। कहने लगा, यही गलती प्रोफेसर भंडारकर ने भी की थी। बहुत दिन हुए मैं उनके साथ कुछ जैन ग्रंथों पर रिसर्च कर रहा था। वे मेरे साथ अशोक के शिलालेखों पर रिसर्च कर रहे थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर भंडारकर, विमान का क्या अर्थ है? उन्होंने कहा, बनर्जी, यह तो सभी जानते हैं। इसका सामान्य अर्थ है सवारी की सवारी। रंगनाथ बाबू, प्रोफेसर बनर्जी यह किस्सा रुक रुक कर बड़ा भारी सस्पेंस पैदा करके सुना रहे थे और सब लड़के भकुआ जैसे मुंह बाए सुनते जा रहे थे। थोड़ी देर चुप रहकर वे फिर बोले, विद्यार्थियों, मैंने डॉक्टर भंडारकर की बात का प्रतिवाद किया। उन्हें बताया कि इस शिलालेख में विमान का यह अर्थ नहीं है। भंडारकर ने मुझसे पूछा कि तो फिर इसका क्या अर्थ है? और विद्यार्थियों, मैंने कहा कि इसका अर्थ कुछ और ही है। प्रोफेसर बनर्जी ने बताया कि इसी पर डॉक्टर भंडारकर उनका मुंह देखने लगे। कहने लगे, संस्कृत में सभी कोशों का मैंने अध्ययन किया है। विमान का यही सामान्य अर्थ है, आकाशगामी यान। और बनर्जी, तुम यह कैसे कह सकते हो कि इसका कुछ और अर्थ है? इसका जवाब मैंने यह दिया कि डॉक्टर, मैं भी पहले यही समझता था। संस्कृत साहित्य और व्याकरण पढ़ते हुए आधी उम्र मैंने भी बिताई है। मेरा भी यही विचार था। विमान का अर्थ जानने के लिए संस्कृत का नहीं, प्राकृत का अध्ययन करना पड़ेगा। मैंने कई जैन ग्रंथों का प्राकृत अध्ययन किया है। डॉक्टर भंडारकर, क्या तुम प्राकृत जानते हो? रंगनाथ बाबू, प्रोफेसर बनर्जी यह किस्सा बड़े मजे में सुनाते रहे। बोले, भंडारकर को प्राकृत नहीं आती थी, या उतनी नहीं आती थी जितनी मुझे आती थी। इसलिए मैंने उन्हें प्राकृत के ग्रंथ का अध्ययन कराया जिसमें विमान शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में किया गया था जो इस शिलालेख में है। विद्यार्थियों, तब कहीं जाकर उन्हें विमान का असली अर्थ का पता चला। बाबू रंगनाथ, मैं गांव का आदमी, ऊपर से बामन और फिर एक्स जमींदार। बनर्जी का यह पाखंड सुनकर मेरी देह सुलग गई। तबीयत में आया कि उसकी गर्दन पकड़कर इतने जोर से झुलाऊं कि विमान का असली मतलब टप से हलक के बाहर आ निकल पड़े। तब तक बनर्जी ने कहा कि विद्यार्थियों, विमान का असली अर्थ यह नहीं था जो भंडारकर समझते थे या तुम समझते हो। विमान का असली अर्थ कुछ और ही है। आखिर में बनर्जी एकाएक जोश में आकर बोले, विमान का अर्थ होता है 7 मंजिला महल। नोट कर लो। सन्नाटा छा गया। रंगनाथ बाबू, मुझे भी अपनी काबिलियत का जोश। वहीं लौड़ाई कर बैठा। मैंने खड़े होकर कहा कि प्रोफेसर साहब, विमान का यह अर्थ तो संस्कृत के सभी पंडित जानते हैं। इसमें इतनी रिसर्च की क्या जरूरत है? यह सुनते ही प्रोफेसर ने मुझे गौर से देखा और बोले, ठीक है, आपको रिसर्च किए बिना ही मालूम हो गया होगा, पर बताइए तो श्रीमन, आपने विमान का यह अर्थ कहां से ढूंढा? रंगनाथ बाबू, लौंडियाई की बात। मैंने भी एक लेक्चर फटकार दिया। संस्कृत के 10 ग्रंथों के नाम उन्हें ताबड़तोड़ सुना दिए। मेघदूत जैसी चालू किताब का भी हवाला दे दिया और दोबारा कहा कि विमान का यह अर्थ तो सभी को मालूम है। ताज्जुब है कि उसके पीछे आप लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ी। जानते हो रंगनाथ बाबू, इसका क्या नतीजा हुआ? नतीजा यह हुआ कि प्रोफेसर बनर्जी मुझसे उखड़ गए
बोले, आप बड़े विद्वान जान पड़ते हैं। मैं तो एक अदना यूनिवर्सिटी का अदना प्रोफेसर हूं। मन में आया कि कहूं कि मेरे बारे में आप गलत कह रहे हैं और अपने बारे में सही, पर उनका गुस्सा देखकर चुप रह गया। उन्होंने फिर कहा, मैं तो हर बात के लिए रिसर्च करता हूं। आपकी जैसी योग्यता मुझ में कहां कि इन प्रश्नों का जुबानी हल निकाल सकूं। यही क्या कम है कि विमान के अर्थ के विषय में आप मुझसे सहमत हैं। मेरा यही बड़ा सौभाग्य है। अब आप बैठ जाइए। आप जैसे विद्वान को मेरे दर्जे में खड़ा होना शोभा नहीं देता। तो यह हुआ रंगनाथ बाबू। बनर्जी उखड़ा तो फिर उखड़ता ही चला गया। वह मेरी हर बात में खुचड़ निकालने लगा। आखिर में उसने मेरी डिवीजन बिगाड़ दी और ऐसा हिसाब कर दिया कि उसके रहते मुझे वहां यूनिवर्सिटी में जगह ना मिली। उस साले को मैंने उखाड़ा ना होता तो आज उसी की जगह पर होता। प्रिंसिपल साहब यह किस्सा सुनाकर चुप हो गए। थोड़ी देर दोनों चुपचाप चलते रहे। बाद में प्रिंसिपल साहब ही बोले, इसी तरह कई बार गच्चा खाया है। बाद में इस नतीजे पर पहुंचा कि सब ऐसे ही चलता है। चलने दो। सब चिड़ी मार हैं तो तुम ही साले 30 मार खा बनकर क्या उखाड़ लोगे। और अब तो यह हाल है रंगनाथ बाबू कि तुम कुछ कहो तो हाँ भैया बहुत ठीक, और वैद्य जी कुछ कहें तो हाँ महाराज बहुत ठीक, और रुप्पन बाबू कुछ कहें तो हाँ महाराज बहुत ठीक। पहलवान जो कहो सब ठीक ही है। रंगनाथ की हिम्मत न हुई कि वह प्रिंसिपल की बात काटे। बोला, ठीक ही है प्रिंसिपल साहब। अचानक प्रिंसिपल साहब जोश में आकर बोले, अरे ठीक तो है ही रंगनाथ बाबू। मुझे 4-4 बहनों की शादी करनी है। एक कोड़ी पल्ले नहीं है। अगर वैद्य जी कान पकड़कर कॉलेज से निकाल दें तो मांगे भीख तक न मिलेगी। अब तुम ही बताओ कि मैं इन साले खन्ना वन्ना को अपना बाप मानकर चलूं कि वैद्य जी को। इस वार्तालाप में प्रिंसिपल साहब के व्यक्तित्व का बड़ा ही मानवीय पहलू उभर कर सामने आ रहा था, पर उनकी बात अब उनके चिर परिचित बांगड़ूपन को ज्यादा प्रकट करने लगी थी। अतः उसका जादू टूटने लगा। रंगनाथ पहले की तरह हल्का हो गया। बोला, नहीं नहीं, जो आप कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, और जहां हैं वहां भी ठीक ही है। क्या रखा है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होने में? यहां आप किसी वाइस चांसलर से कम हैं। प्रिंसिपल साहब इतनी देर बाद हंसे। कहने लगे, खैर वो तो है ही। मैं तो अपने को वाइस चांसलर से भी अच्छा समझता हूँ। वाइस चांसलर के लिए भी जिंदगी नरक है। सवेरे से ही अपनी मोटर लेकर हर एग्जीक्यूटिव वाले को सलाम लगाता है। कभी चांसलर की हाजिरी, कभी मिनिस्टर की, कभी सेक्रेटरी की। गवर्नर साल में कम से कम 4 बार डांटता है। दिन रात काए काए चाए चाए। लड़के माँ बहन की गाली देते हुए सामने से जुलूस लेकर निकल जाते हैं। हमेशा पिटने का अंदेशा। पुलिस को फोन करते हैं तो कप्तान हंसता है, कहता है कि देखो ये वाइस चांसलर है। साल में लड़कों पर 10-20 बार लाठी चलवाए बिना इन्हें चैन ही नहीं पड़ता। ये तो हाल है बाबू रंगनाथ। खंखार कर वे दोबारा बोले, अभी प्रिंसिपली में यह मुसीबत नहीं है, और जहां वैद्य जी मैनेजर हो वहां तो समझ लो कि प्रिंसिपल पूरा बबर शेर है। हमें किसी की खुशामद से मतलब नहीं। वैद्य जी का पल्ला पकड़े हैं और सबसे जूतों से बात करते हैं। क्या ख्याल है बाबू रंगनाथ? हाँ बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं। और सच पूछो तो मुझे यूनिवर्सिटी में लेक्चरर न होने का भी कोई गम नहीं है। वहां तो और भी नरक है। पूरा कुंभी पाक। दिन रात चापलूसी। कोई सरकारी बोर्ड 10 रुपल्ली की ग्रांट देता है और फिर कान पकड़कर जैसी चाहे वैसी थीसिस लिखा लेता है। जिसे देखो कोई ना कोई रिसर्च प्रोजेक्ट हथियाए है। कहते हैं कि रिसर्च कर रहे हैं, पर रिसर्च भी क्या, जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं। और कहलाते क्या है? देखो देखो, कौन सा शब्द है वो, हाँ याद आया, कहलाते हैं बुद्धिजीवी। तो हालत यह है कि हैं तो बुद्धिजीवी, पर विलायत का एक चक्कर लगाने के लिए यह साबित करना पड़ जाए कि हम अपने बाप की औलाद नहीं हैं तो साबित कर देंगे। चौराहे पर 10 जूते मार लो, पर एक बार अमेरिका भेज दो। ये हैं बुद्धिजीवी। उन्होंने अपनी मातृभाषा की एक दूसरी कहावत कही, अरे गू खाए तो हाथी का खाए है। हमारा तो बस यही कि वैद्य जी की खुशामद करा लो, पर हरेक के आगे सिर झुकाने को तैयार नहीं है। लेक्चरार होना अपने बूते की बात नहीं।
प्रिंसिपल साहब ने सिर हिलाकर लेक्चरर बनने से इनकार कर दिया और उनके चेहरे से लगा कि संसार के सभी विश्वविद्यालयों में शोक व्याप्त हो गया है। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, रंगनाथ ने कहा। प्रिंसिपल ने गौर से रंगनाथ की ओर देखा और अचानक हल्के ढंग से हंसने लगे। धीरे से बोले, क्या मामला है बाबू रंगनाथ? मेरी हर बात को आप ठीक ही कहते चले जा रहे हैं। रंगनाथ ने कहा, सोच रहा हूं मैं भी आपके तजुर्बे का फायदा उठाऊं। क्या रखा है किसी की बात काटने में? जो कहते हैं आप ठीक ही कहते हैं। प्रिंसिपल साहब ठठाकर हंसे। तो तुमने भी ठीक ही कहा था रंगनाथ बाबू। जब मैंने तुम्हारे आगे पिकासो का नाम लिया तो तुम्हें सचमुच ही गश आ गया होगा, मैं समझता हूं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसी बातों का असर मशीन तक पर पड़ जाता है। तुम्हें एक घटना बताता हूं। एक हवाई जहाज इंडिया से इंग्लैंड जा रहा था। हवाई जहाज में तंबाकू का एक व्यापारी भी बैठा था। साले की सारी उम्र बीड़ी सिगरेट के कारोबार में बीती थी। अचानक उसे क्या सूझा कि वह लिटरेचर और फिलॉसफी की बात करने लगा। बस हवाई जहाज के इंजन उसी वक्त बंद हो गए और वह एकदम से 1000 फीट नीचे आ गया। तहलका मच गया। लोग समझे कि एक्सीडेंट हुआ, पर तब तक सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। इंजन फिर से काम करने लगे। हवाई जहाज के इंजीनियर ने जांच पड़ताल की तो आप जानते हैं कि क्या पता चला? मालूम हुआ कि तंबाकू के व्यापारी ने कॉल जस्पर का नाम ले लिया था। उसी सदमे से हवाई जहाज का इंजन अचानक बंद हो गए थे। उसके बाद सभी यात्रियों ने व्यापारी की खुशामद की और कहा कि या तो चुप रहिए या सिर्फ तंबाकू की बात कीजिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। रंगनाथ हंसने लगा। आज आप बहुत मजेदार बातें कर रहे हैं। प्रिंसिपल उदास होकर बोले, आपके लिए मैं रोज ही ऐसी बातें कर सकता हूं, पर आप हमें घास कहां डालते हैं। आप तो इन दिनों खन्ना मास्टर की बातों में उलझे हुए हैं। वे वापस लौट रहे थे। अंधेरा घिर आया था और हवा में ठंडक थी। सड़क के किनारे एक जगह कुछ बंजारे पड़े थे। वे आग ताप रहे थे और किसी ऐसी बोली में जो सफेद पोशों की समझ में कभी भी नहीं आ सकती, आपस में बातचीत कर रहे थे। प्रिंसिपल साहब जिस तरह जाते वक्त गायों भैंसों के झुंड को निष्प्रियता पूर्वक पार कर गए थे, लौटते वक्त इस बस्ती को भी पार कर गए। रंगनाथ ने पीछे मुड़कर सिर्फ एक बार देखा और सिर्फ इतना कहा, जाड़ा बड़े जोरों पर है। प्रिंसिपल साहब मौसम पर कुछ कहने के लिए तैयार न थे। वे अपनी पुरानी बात पर अडिग थे। कहते रहे, अब तुम लोग अभी आदमी नहीं पहचानते हो। रुक्पन, मैंने सुना है खन्ना के चरके में आ गए हैं, पर तुमको सोचना चाहिए बाबू रंगनाथ कि ये खन्ना मास्टर आखिर चीज क्या है। खन्ना मास्टर बड़ी चलती कौड़ी हैं। देखो, उस दिन कॉलेज में मारपीट की नौबत कर दी ना, उसका तो कुछ गया नहीं, यहाँ कॉलेज की इज्जत मिट गई। रंगनाथ बोला, पर मैंने तो सुना है झगड़ा दोनों तरफ से हुआ था। प्रिंसिपल साहब ने साधुओं की तरह कहा, तुम्हारे सुनने से क्या होता है बाबू रंगनाथ? अब तो मामला इजलास में है। मजिस्ट्रेट जैसा समझेगा फैसला दे देगा। पर बात बड़ी खराब है। खराब? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है रंगनाथ बाबू। पर यह खन्ना मास्टर इतना हयादार भी तो नहीं है। हम ही को इनके गले में पत्थर बांधना पड़ेगा, तब डूबेंगे। वे प्रचार विभागों किसी निष्प्रियता से कोई सुने या न सुने, हमें तो कहना ही है, कहते रहे। पुलिस ने जबरदस्ती दोनों पक्षों पर 107 का मुकदमा चला दिया है। इसे कहते हैं पुलिस का हरामीपन। बदमाशी खन्ना ने की, मारपीट पर उसके साथी आमादा हुए और चालान हुआ तो उन लोगों का भी और हमारा भी। यह है अंधेर नगरी चौपट राजा। कल ही तो पेशी थी। हमसे कहा गया कि सुलह कर लो। हमने कहा कि सुलह की क्या बात है, सीधे सीधे हमें फांसी दे दो, सब झगड़ा मिट जाएगा। शिवपालगंज में बस एक खन्ना मास्टर रहे और उनके गुंडे रहे, फिर न कोई झगड़ा न कोई टंटा। हम तो चुपचाप लौट आए। उधर उनके यह हाल कि 70 लड़कों को लेकर प्रिंसिपल मुर्दाबाद के नारे लगवाने लगे। शहर की कचहरी सैकड़ों भले आदमी मौजूद थे। पूछने लगे कि ये लोग कौन हैं, तो खन्ना मास्टर ने खुद कहा कि ये छंगामल कॉलेज के लड़के हैं। बेशरम हो तो ऐसा हो। उन्होंने अवधि की एक तीसरी कहावत कही, नंगा के चूतर में बिरवा जामा तो नाचे लागा,
कहेसी के चलो छा हुई। समझे बाबू रंगनाथ, ये हैं आपके खन्ना मास्टर। रुपन बाबू को बता देना उन्हें मुंह न लगाएं, नहीं तो किसी दिन रोवेंगे। वे थाने के सामने से निकले। लालटेने लिए हुए कई सिपाही इधर उधर चक्कर काट रहे थे। शोरगुल हो रहा था। कुछ लड़के सड़क पर खड़े हुए कोरस जैसा गा रहे थे। थाने के पास दारोगा जी के क्वार्टर के सामने 3 ट्रक खड़े थे। उन पर सामान लद रहा था। सिपाहियों की दौड़ धूप और शोरगुल का असली कारण यही था। प्रिंसिपल साहब ने कहा, लगता है दारोगा जी लद गए। यह कहते कहते इसका अर्थ सबसे पहले उन्हीं पर पूरे तौर से स्पष्ट हुआ। रंगनाथ का कंधा हिलाकर चहके, यह बात है, इलाका गंधा गया था, अब साफ हुआ। रंगनाथ ने कहा, पता नहीं इतनी जल्दी हुक्म कैसे आ गया, दोपहर तक तो कोई खबर नहीं थी। प्रिंसिपल साहब की प्रसन्नता देखते ही बनती थी। लगता था वे हाथ फैलाकर एकदम से हवा में उड़ जाएंगे और सामने के पेड़ की फुनगी पर बैठकर बुलबुल की तरह कोई तराना छेड़ देंगे। उन्होंने कहा, अरे बाबू रंगनाथ, इतने दिन अपने मामा के साथ रहकर भी तुमने उन्हें नहीं पहचाना। इससे पहले वाले थानेदार को उन्होंने 12 घंटे में शिवपालगंज से भगाया था, इन्हें तो लगता है 24 घंटे मिल गए। वे फुसफुसाने लगे, अरे वैद्य जी से कोई पार पा सकता है? जोगनाथ की जिस दिन इन्होंने जमानत नहीं ली, तभी मैं समझ गया कि इनके लदने के दिन आ गए थे। हाँ, उसी के साथ हमारा 107 वाला मामला। तुम खुद बताओ बाबू रंगनाथ, मेरा चालान करने की क्या जरूरत थी? पर इन्हें कौन समझाए? रामाधीन इनके बाप बन गए थे। जैसा चाहते थे इन्हें वैसे ही घुमाते थे। और वही देख लिया आपने, अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे कि लद गए। लड़कों का कोरस पूर्ववत चल रहा था, दरोगा जी लद गए, दरोगा जी लद गए, दरोगा जी लद गए। वे ट्रकों पर सामान का लदना देखने के लिए खड़े हो गए। एक ट्रक पर शीशम के कुछ बड़े बड़े पलंग थे और बाकी जगह में एक बढ़िया गाय और उसकी बछिया थी। प्रिंसिपल साहब ने देखकर कहा, अब भैंस नहीं दिख रही है, अब बड़ी फर्स्ट क्लास भैंस है। रंगनाथ को उन्होंने समझाया, यह गाय टिकेतगंज के ठाकुरों ने दी थी। बेवा पतुहों के हमले वाला मामला, गोदान करके छुटकारा पा गए। उन्होंने किसी खास व्यक्ति को लक्ष्य किए बिना जोर से पूछा, अरे भैंस कहां गई, दिख नहीं रही है? किसी ने अंधेरे में जवाब दिया, बिक गई। कहां? शहर से एक घोसी आया था। कितने में? 100 में। और तुम क्या समझे थे, 1000 में? हम तो अब भी यही समझते हैं, प्रिंसिपल साहब ने मौज से जवाब दिया और रंगनाथ का कंधा पकड़कर इस आशय से हिलाया कि कथोपकथन को वह भी मौज के साथ सुने। ट्रक के पास सिर्फ पलंग पड़े थे। रंगनाथ ने सुन रखा था कि दारोगा जी पलंगों के शौकीन हैं। उसने आज देख भी लिया। ट्रक पर इस समय भयंकर कोलाहल और उत्साह के वातावरण में वे पलंग लद रहे थे। कुछ लद चुके थे, कुछ लद रहे थे, कुछ लदने वाले थे। सड़क पर कोरस गाने वाले लड़के अंधेरे के बावजूद अब घटना स्थल पर गोल बांधकर खड़े हो गए थे और पलंगों का लदना देखने लगे। एक सिपाही पलंग के ऊपर चढ़ा हुआ लालटेन नीचे को लटकाए लादने वालों को बढ़ावा दे रहा था। अबे वो तोड़ दिया ना चूल, मैं तो पहले से जानता था यह चूल तोड़े बिना मानेगा नहीं। उसकी ललकार सुनकर यकीन हो जाता था कि किसी पलंग की चूल टूटना आज के दिन भारतीय प्रजातंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना होगी। रंगनाथ ने भी पलंग लादने वालों को सांत्वना देते हुए ठंडी आवाज में कहा, हाँ भाई, चूल वूल मत तोड़ो, संभल कर लादे जाओ। प्रिंसिपल साहब रंगनाथ की बात सुनकर काफी जोर से हंसे। एक सिपाही पलंगों की परिचर्या में कोई बाधा डाले बिना अपनी जगह से बोला, कौन है? प्रिंसिपल साहब। जय हिंद प्रिंसिपल साहब। क्या हुआ भाई? जय हिंद। तबादला हो गया क्या? जी हाँ प्रिंसिपल साहब, दरोगा जी ने कप्तान साहब को दरखास्त दी थी। लड़की की पढ़ाई का सवाल है, शहर में तबादला कराना चाहते थे। हमारे कॉलेज में पढ़ाते, शिवपालगंज किस शहर से कम है? आपका कॉलेज तो हिंदुस्तानी स्कूल है, वे अंग्रेजी पढ़ाएंगे। भक्तिन स्कूल में बेबी की वर्दी बन गई है, नीली नीली है, पहनकर बिल्कुल अंग्रेज जैसी दिखती है। तो तबादले पर शहर जा रहे हैं, यह तो खैर अच्छा ही है, पर यह गाय कहाँ रखेंगे? भूसा कहाँ से आएगा? बेचेंगे नहीं क्या?
सिपाही ने पूरी ताकत के साथ एक पलंग ऊपर उठाया और कांपता हुआ बोला, नहीं, गाय फौजी फार्म में रहेगी। दारोगा जी के भाई साहब वही नौकर हैं। यहाँ इस बेचारी गाय के लिए क्या था, खिलाई के दिन तो अब आए हैं। ट्रक के ऊपर वाले सिपाही का सारा ध्यान चूल पर लगा था। वह दांत पीस रहा था। ठीक से, अबे ठीक से, अरे अरे अरे, अब दूसरे पलंग को ना तोड़ देना, अगर टूटा तो साले समझ लो फिर। किसी ने कहा कि वैद्य जी अभी अभी दारोगा जी से मिलने आए हैं, कह रहे थे कि उनके होते हुए दारोगा जी का तबादला कैसे हो सकता है, वे उसे रुकवा देंगे। प्रिंसिपल ने रंगनाथ से कहा, हयादार होगा तो कल सवेरे मुर्गा बोलने के पहले ही शिवपालगंज छोड़ देगा। वे थोड़ी देर सामान का मुआयना करते रहे। रंगनाथ ने कहा, दारोगा जी पलंग के शौकीन हैं। अरे जो भी फोकट में मिल जाए उसी के शौकीन है। अचानक वे ट्रक के ऊपर चढ़े हुए सिपाही से बोले, अरे भाई सिपाही, वह टूटी चूल वाली चारपाई छोड़े जाओ ना, रुपया धेली में नीलाम होनी हो तो हम ही ले लेंगे। सिपाही बोला, हाँ, बड़े आदमी होकर कैसी टुच्ची बात करते हैं, लेना हो तो पूरा ट्रक ले जाइए, कहिए हकवा दूं इस वक्त। है, ट्रक लेकर मैं क्या करूंगा, मामूली मास्टर आदमी। फिर आवाज बदलकर उन्होंने गैर मामूली आदमी की तरह कहा, दरोगा जी घर पे ही है ना, वैद्य जी भी हैं, तो चलिए रंगनाथ बाबू, दरोगा जी को भी सलाम कर लिया जाए। बेचारे भले आदमी थे, किसी को कभी सताया नहीं, किसी से कुछ कभी मांगा नहीं, भगवान ने जितना दिया उसे आंख मूंद कर ले लिया। सचमुच ही बेचारे भले आदमी थे, गुजर गए, रंगनाथ ने सोचा। और इसी के साथ पूरा होता है भाग 23। होती है अगले भाग में फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।